जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित एमसीक्यू को। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मोशन से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बल तथा गति का नियम भी कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, उससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी कि आप में से बहुत सारे मित्र लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी आपका आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का साइंस स्पेशल बैच कब आएगा। मैंने बहुत सारे मित्रों को ये रोक के रखा था कि अगले वीक में आ रही है, इस दिन आ रही है। बहुत सारे मित्र इसके लिए वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। ये बैच ऐप पे सर लॉन्च हो गई है और मैं यूट्यूब पे लॉन्च नहीं कर पाया क्योंकि इस पे वीडियो बनाना था और वो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। मैंने सोचा क्लास लेना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपका वीडियो कल आ जाएगा स्पेशल कि ये बैच क्या है, कैसे है, नहीं है। लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इस बैच में आपको जनरल साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों करवाया जाएगा, यानी कि दोनों के लिए ये कॉम्बो बैच होगा। ध्यान में रखिएगा कि इस बैच का फीचर आपको ये होगा, इसमें लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों होगा और पीवाईक्यू का ई बुक दिया जाएगा। ई बुक में आपका सिर्फ पीवाईक्यू ही नहीं रहेगा, और भी बहुत सारे मटेरियल रहेंगे जो कि मैं आपको कल एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से इस बैच से संबंधित सभी जानकारी आपको बता दूंगा। अदरवाइज अगर आप कोई इंक्वायरी वगैरह चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है सर, और बहुत सारे मित्रों के पास होगा भी, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं हम लोग आज के सेशन की। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का वो है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। मेरे मित्र, आपका ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, दूसरा ऑप्शन है गति का पहला और दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है गति का तीसरा नियम और चौथा है गति का पहला नियम। ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा क्योंकि हम लोग का चैप्टर भी है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले आपको ये डिस्कस करना होगा कि गुरुजी जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, ये लॉज ऑफ मोशन कौन दिए थे और ये कितने हैं। तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को माइंड में रखना होगा कि लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ध्यान में रखिएगा कि जो लॉज ऑफ मोशन है ये न्यूटन के किस बुक में एक्सप्लेन किया गया था। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन का एक बुक था जिसका क्या नाम था सर, प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया। उसमें ही न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन का जिक्र करा था और इन्होंने टोटल कितना नियम दिया, तो सर टोटल इन्होंने 3 नियम दिया, जिसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन की, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और सिंपल शब्दों में अगर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि न्यूटन ने अपने प्रथम गति नियम में यह बताया था कि किसी भी वस्तु में गति लाने के लिए उस पर बल लगाना क्या हो जाता है सर, आवश्यक हो जाता है। अगर हम लोग इसके नियम के सेंस में बोले तो क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। साथ ही दूसरा नियम न्यूटन का जो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन था उसमें इन्होंने क्या बताया, तो अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है और बल लगने से वस्तु में गति हो रही है तो उस पे जो बल लग रहा है वो किसके बराबर है, वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है। यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको क्या मिलती है, बल के लिए सर व्यंजक मिलती है, इक्वेशन मिलती है। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम बोला जाता है और फर्स्ट लॉ से आपको क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में क्या बताया, थर्ड लॉ में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यानी कि अगर किसी पे हम एफ बल लगा रहे हैं तो उलट में वो भी हमको क्या करेगा, एफ बल ही लगाएगा, लेकिन वो क्या होगा, विपरीत डायरेक्शन में होगा। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का क्या था सर, तीनों नियम था। अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, मान लीजिए कि ये नाव है और इस पे ये कोई नाविक है, अब ये आगे की दिशा में कूद रहा है तो सर ये बल तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है,
अब कहा जा रहा है कि तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है, ये आगे कूदता है लेकिन नाव आपका क्या होता है, पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि प्रत्येक बल, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर ये नाभिक आगे की ओर क्रिया कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सर नाव जो है वो पीछे की ओर बल लगा रहा होगा, और नाव जो है वो पीछे की ओर विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा होगा। तो ये जो कूद रहा है, तो इसके कूदने से जो यहाँ पे बल उत्पन्न हो रहा है वो आगे की ओर हो रहा है, लेकिन इसके कूदने से यहाँ पे नाव के द्वारा भी क्या किया जा रहा है सर, विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है। मान लीजिए अगर ये एफ बल आगे की ओर लगा रहा है तो सर ये भी क्या कर रहा है सर, पीछे की ओर एक बल लगा रहा है। दोनों का क्या है सर, डायरेक्शन विपरीत है। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब एक नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? आप कहेंगे न्यूटन के तीसरे गति नियम को दर्शाता है। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और जब कोई नाविक अपने नाव से तट पे कूदता है और नाव पीछे चला आता है, ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो सर न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल होता है। आप कहेंगे चलो सर इसको हमने समझ लिया, बाकी पहला दूसरा ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, तीसरा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और चौथा है संवेग संरक्षण का नियम। मेरे मित्र मैं फिर से कहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को याद रखना बड़ी बात है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, जैसे अगर आप किसी बस में बैठे हुए रहते हो और उसके चलने का इंतजार करते हो, तो सर जैसे ही बस चलता है तो उसमें जो व्यक्ति होता है वो पीछे की दिशा में गिर जाता है। जब आप बस में बैठे हुए रहते हो और बस आगे की ओर मूव करता है तो आप पीछे इस तरह से हो जाते हो। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो पीछे की दिशा में मुड़ जाते हो, ये कौन से नियम के किस परिस्थिति की व्याख्या करता है, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन कहां पे आपको मिलती है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग किसी भी वस्तु के जड़त्व की बात करते हैं, इनर्शिया की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जो इनर्शिया होती है वो हर एक वस्तु का नेचर होता है। और ये नेचर क्या है? तो सर ये जो नेचर है ये उस वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। भाई मेरे जड़त्व को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो आप कहते हो कि गुरुजी जड़त्व प्रत्येक वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। कौन से अवस्था? तो गतीय अवस्था या विरामावस्था। जब आपकी बस चल नहीं रही थी तो आप बस में बैठे थे, तो बस के साथ आपका बॉडी भी क्या था? रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही बस अचानक से चलना प्रारंभ की, आपका जो बॉडी का स्टेट था रेस्ट से वो किस में हो गया? सर मोशन में हो गया। लेकिन आपकी बॉडी की प्रवृत्ति क्या थी कि आप पीछे की ओर ही बने रहे, और इसीलिए आप क्या होते हैं? तो सर जैसे ही बस अचानक से चलना प्रारंभ करती है आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो सर मोशन में है, आपका बॉडी क्या है सर? रेस्ट में। सॉरी हम कह रहे हैं मोशन। आपका बॉडी जब आप बस में बैठे हुए तो रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही अचानक चलेगी तो सर बस मोशन में आएगी तो आप भी मोशन में आएंगे। लेकिन आपके जो बॉडी का नेचर है वो तो अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करेगा। तो सर अवस्था परिवर्तन विरोध के चलते आप क्या होते हो? तो सर पीछे की ओर झुक जाते हो। क्या होते हो सर? पीछे की ओर झुक जाते हो। कब? जब बस अचानक से चल पड़ती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी कहीं ना कहीं पीछे की ओर जो झुकना है वो जड़त्व को एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल। और जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? आप कहेंगे न्यूटन के पहले गति नियम को कहते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन, कहा जा रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और फिर कहा जा रहा है संवेग संरक्षण का नियम। आप कहेंगे सर न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। और हम लोग जड़त्व के चलते ही स्थिर बस जब चलना प्रारंभ करती है तो अगर हम लोग उसमें बैठे रहते हैं तो क्या होते हैं? पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। आप कहेंगे चलो सर ये तो क्लियर हो गया, तृतीय नियम भी हमको मालूम है, द्वितीय नियम भी मालूम है। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? इसको हम लोग इंग्लिश में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय के टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। क्या कहता है संवेग संरक्षण सिद्धांत? कि किसी निकाय के टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित, यानी कि नियत रहता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है?
है। मेरे मित्र, इतना मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है कि मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। आप कहेंगे न्यूटन गति के पहले नियम पे, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेगा सर पहला ऑप्शन में गति का दूसरा नियम, नहीं होगा सर। दूसरा ऑप्शन में है न्यूटन के गति का पहला नियम, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। आप कहेगा तीसरा नियम तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? ऑब्वियसली दिया था। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने करा, गुरुत्वाकर्षण के लिए सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान यानी कि कैपिटल जी का जो वैल्यू है, कैपिटल जी का जो मान है, ये किसके द्वारा खोजा गया? तो आप सभी याद रखना, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा। किसके द्वारा खोजा गया? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। कितना होता है वैल्यू? रटा होगा सबको, 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेग, बल, संवेग, जड़त्व। आप जरा सोच के बताइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने, मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाह रहा है, गतिशील है तो गतिय में रहना चाह रहा है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कहेंगे यह ना वस्तु का जड़त्व है। बिल्कुल, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान में रखिएगा कि जड़त्व के प्रकार की अगर बात की जाएगी, जड़त्व के प्रकार की बात की जाएगी, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो ध्यान में रखेंगे कि एक होता है सर विराम का जड़त्व। क्या होता है? विराम का जड़त्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दूसरा क्या होता है? गति का जड़त्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तीसरा क्या होता है? दिशा का जड़त्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अगर कोई कार वगैरह या कोई व्हीकल्स मोड़ पे मुड़ता है तो वो दिशा के जड़त्व के चलते मुड़ता है। गति का जड़त्व, किसी वस्तु के गति के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होगी, गति का जड़त्व, और किसी वस्तु के विराम के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर विराम का जड़त्व कहेंगे। ध्यान में रखिएगा कि जड़त्व की खोज किसने करा था? गैलीलियो ने करा था। किसने करा था? गैलीलियो ने करा था। और इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है? गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे पूछा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? पहला ऑप्शन है उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। दूसरा है कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। तीसरा है स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। और चौथा है वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया। भाई मेरे, जब वो रिबन से टकरा ही गया तो क्या सुनिश्चित करेगा? मतलब चौथा ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? मेरे मित्र, जैसे मान लो कि अगर कोई मैराथन वगैरह हो रहा है, दौड़ वगैरह हो रहा है, और यहाँ पे आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ते दौड़ते जब आप यहाँ पे आओगे तो ये आपका क्या रहता है? इंड लाइन रहता है। अब यहाँ पे आप इंड लाइन से टकराए, लेकिन फिर भी आप कुछ दूर तक चलते हो, फिर भी आप कुछ दूर तक चलते हो। रीजन क्या है? तो सर रीजन इसलिए है कि अगर आप अचानक से रुक जाओगे तो मुंह भरे गिरोगे, मुंह कान फट जाएगा, दांत टूट जाएगा, सब दौड़ना निकल गया। तो क्या होता है सर? तो सर गति के चलते जो इसमें गतिशील अवस्था की प्रवृत्ति यानी कि जड़त्व की प्रवृत्ति आ जाती है, वो इसको क्या करती है? तो सर आगे बढ़ने को मजबूर करती है, ताकि वो अपने बॉडी को बैलेंस कर पाए और सर वो अचानक से न रुके, ताकि वो गिर ना पाए। मतलब साफ है कि क्वेश्चन जो करा जा रहा है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, तो आप कहेंगे कि जो गति की जड़ता है उसे क्या करती है? आगे बढ़ाती है, इसीलिए वो भागना जारी रखता है। अगर वो जारी नहीं रखेगा तो गिर जाएगा, गिर जाएगा तो मुंह कान टूट जाएगा। सही आंसर क्या होगा चला? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी स्थिरता का जड़त्व तो नहीं होगा। कैसे? अब ये ना बताया है कि वस्तु के स्थिर प्रवृत्ति के चलते जो जड़त्व उत्पन्न होगा उसको हम लोग स्थिरता का जड़त्व कहेंगे, यानी कि उसको हम लोग कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर किसी वस्तु के गति के चलते जड़त्व उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग गति का जड़त्व कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल और हलवा सा सवाल। क्वेश्चन करा जा रहा है कि बल समीकरण में F बराबर है। मेरा मित्र, मेरे इस क्वेश्चन को डालने का मोटो ये नहीं था
कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन का मोटो ये था कि आप सबों को मालूम है कि एफ के लिए फॉर्मूला ma होता है, बस ये ध्यान में रखना है कि जो हम लोग F इक्वल टू ma कहते हैं, ये जो आपका बल के लिए व्यंजक है ये कहां से मिला है आपको, तो आप कहेंगे सर न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला है। कहां से मिला है? न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला है। ध्यान में रखिएगा क्या कि F इक्वल टू ma है, तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा होगा। और चूंकि यहाँ पे हम F इक्वल टू ma कह रहे हैं, तो सर F इक्वल टू यहाँ पे a भी तो हो जाएगा। आप कहिएगा बिल्कुल, यानी कि वस्तु का त्वरण ज्यादा है तो वस्तु में बल भी ज्यादा होगा। मतलब साफ है कि किसी भी वस्तु का जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, वस्तु के त्वरण पे डिपेंड करेगा। बस एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर डिपेंड कर सकता है, तो जो वस्तु का त्वरण होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इफ वी कैन राइट F इक्वल टू ma देन वी कैन ऑल्सो राइट A इक्वल टू F बटा m। हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू F बटा m, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F। यहां पे पहले ही आपको मालूम था, लेकिन A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटा m, यानी कि जो त्वरण होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि गुरुजी अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, और अगर द्रव्यमान हमारा घटेगा तो त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये रिलेशन भी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबों के मन में आ रहा होगा mgh, तो सर यही आपका Pe यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। m भी संवेग का फॉर्मूला है, ये कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और यहाँ पे u इक्वल टू at लिखा हुआ है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि v इक्वल टू u प्लस at होता है, जो कि क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये गति का पहला समीकरण है। क्या है ये? गति का पहला समीकरण है। तो ये चीज भी चला जी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बचत कितना होगा? सर गलत है, यहाँ पे कुल बल कितना होगा, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान देंगे कि जब किसी वस्तु पर दो बल यहाँ पे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन एक ही दिशा में लग रहा है, तो आप सभी इसको कुछ नहीं करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोला जाएगा ना, तो आप कहेंगे R इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। यहाँ पे RF लिख दीजिएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? तो सर जी 10 प्लस 5 कितना हो गया गुरुजी? 15 न्यूटन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देंगे कि यहाँ पे चूंकि बल एक ही दिशा में लग रहा था तो जोड़ना आपके लिए आसान था, लेकिन अगर बल एक ही दिशा में लग रहा होता, बल यहां पे एक ही दिशा में लग रहा होता और दो बल के बीच में कोई एंगल बन रहा होता, तब आप क्या कहते? तो मेरे मित्र यहीं पे आपको परिणामी बल यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इन प्लस आपका क्या होगा? तो सर 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है? परिणामी बल का फॉर्मूला होता है। कब? जब दो बल किसी वस्तु पर एक दूसरे के साथ किसी न किसी कोण पे लग रहे होते हैं या कोई कोण बना करके लग रहा होता है, तब। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे मान ले कि ये दोनों वस्तु कोई कोण नहीं बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, जाहिर सी बात है कि जब वस्तु में बल एक ही दिशा में लग रहा है तो बलों के बीच जो लगने वाला कोण है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो क्या हम यहाँ पे cos 0 डिग्री लेकर के सॉल्व कर सकते हैं इसको? हमारा आंसर 15 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। चला अगर हम मान लें कि ये दोनों बल जो है वो 0 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या कहिएगा आप? 1 कहिएगा। फॉर्मूला अपनाते हैं सर, F1 स्क्वायर, F1 मान लेते हैं सर हम इसको 10 न्यूटन को, F2 मान लेते हैं 5 न्यूटन को, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 इंटू F1 इंटू F2 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना गुरुजी? cos 0 डिग्री तो 1, तो 10 इसका रूट अंडर ना होगा। चला अभी रूट अंडर यहाँ पे आओगे तो 10 ढाई के 100 और 25 25, अब फिर क्या होगा? तो गुरुजी 10 दूना 20, 20 5 100 यानी कि 100। ये कितना हो गया चला जी? ये हो गया टोटल 225। 225 स्क्वायर करने आता है चला
वर्गमूल निकालने तो सबको आता है, कितना आएगा आंसर? 15 न्यूटन। तो भाई मेरे जब बल एक ही दिशा में लग रहा हो तो सिंपल जोड़ दीजिएगा, दो बल के बीच में कोण रहा होगा तो cos थीटा का वैल्यू ले लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? बताइए। ऑप्शन है संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी संवेग तो ना होगा, काहे कि तो सीधे होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान भी ना होगा, यहाँ पे बल दिया हुआ है तो क्या बल होगा या फिर जड़त्व होगा? मेरे मित्र यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा कि यहाँ पे जो जड़त्व की बात की जा रही है, इनर्शिया की बात की जा रही है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? किसी भी वस्तु का गुण है जो किसको एक्सप्लेन करता है, तो सर उस गुण के हिसाब से वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जबकि जब हम लोग बल को डिफाइन करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो गति में आ जाएगी, और अगर गति अवस्था में है तो सर रुक जाएगी। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो आप लोगों ने बचपन से रटा होगा कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो आप क्या कहेंगे? गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? आपका ऑप्शन है जड़त्व, बल, संवेग, वेग। क्या कहिएगा कि गुरुजी जो बल है ये प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। बल आपका तभी उत्पन्न होगा जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे। जैसे आप अगर हवा में ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई बल लग रहा है, आप कहिएगा सर लोग पागल समझेगा, चिल्ला का है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये हथबा को आप दीवार पे मारिए तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी दीवार पे मारेंगे तो दीवार को चोट लगेगा और साथ में हमरो चोट लगेगा। तो सर दीवार और आपके हाथ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए फोर्स क्या हो रहा है सर? प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि बल जब भी उत्पन्न होगा ना तो सर जोरा में उत्पन्न होगा। आप कहिएगा ये जोरा वाला बात आप नया बोल रहे हैं, न चिल्ला। न्यूटन का तृतीय गति नियम अभी जस्ट हम बताए हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर मान लो ये हमारा दीवाल है और इस पे आप F1 फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो दीवाल वो तो आप पर लगाएगा सर F1 फोर्स। मान लीजिए आप F1 फोर्स लगा रहे हैं, ये F2 फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो गुरुजी F1 इक्वल टू माइनस F2, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स साथ में होगा। लेकिन ये चीज आपका एयर में नहीं हो रहा था, हवा में नहीं हो रहा था। दीवार पे आप ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या कहेंगे? जितना जोर से हम मारेंगे उतने जोर से दीवालों मारेगा। तो आप मारिएगा इस डायरेक्शन में, दीवालों मारेगा इस डायरेक्शन में। तो जो मैग्नीट्यूड आपके फोर्स का है वही मैग्नीट्यूड क्या होगा? दीवाल के फोर्स का भी होगा। आप क्या कर रहे हैं? एक्शन। दीवाल आप पे क्या कर रहा है? रिएक्शन। तो सर आप ऐसे नाक पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, दोनों में बतवा बराबर है कि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फोर्स जब भी उत्पन्न होगा तो जब तक दो वस्तु का इंटरेक्शन नहीं होगा फोर्स उत्पन्न नहीं होगा, और जब भी उत्पन्न होगा तो युग्म में होगा, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होगा। आप कहेंगे चलो सर इसको समझ लिया। यहाँ पे ऑप्शन में जड़त्व, संवेग, वेग है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे हो। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? ऑप्शन है निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, दूसरा है निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, तीसरा है निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, चौथा है निकाय 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा। मेरे मित्र सीधे सीधे यहाँ पे आपको क्या निकालना है? गुरुजी ए निकालना है। आप कहेंगे कैसे समझे? तो देखिए ना, यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है और साथ ही बल दिया हुआ है, तो ए न बचल है। आप क्या कहिएगा कि अभी ना पढ़ाए हैं F इक्वल टू एम में आपका द्रव्यमान कितना है? तो गुरुजी द्रव्यमान हमारा 10 है, तो गुना ए कर देते हैं। इधर बराबर में क्या होगा? आप कहिएगा सर बलो 10 न्यूटन लग रहा है, तो ए इक्वल टू आप कहेंगे F बटा एम, तो 10 बटा 10 कैंसिल होकर के कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 ms टू दी पावर -2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन है 5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 8 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 7 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 4 न्यूटन। अब बहुत सारे मित्र एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्नों को देख करके कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं। अब कंफ्यूज क्यों होते हैं? कंफ्यूज वो इसलिए होते हैं कि उन लोगों के माइंड में सिर्फ चलता रहता है कि F इक्वल टू एम ए, बलवा जो है खाली यह फॉर्मूला से निकलेगा। ए भाई, यहां पे जो m है वो तो ठीक है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन a जो है ये v माइनस यू बटा टी ना है, वेग में परिवर्तन की दर ना है। आप कहिएगा बिल्कुल है, तो क्या है हम ई एक जगह F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अब बटा टी लिख दे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा? आप कहिएगा नहीं दिक्कत होगा। तो चला जी, यहो एगो बल निकालने का फॉर्मूला है, एक याद रखिएगा, बार बार इस तरह से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के साथ समझ आएगा कि क्या कैसे लग रहा है। क्या कहा जा रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए लग रहा है, तो टी चला कितना 2 सेकंड, मास कितना है, तो गुरुजी मास जो है वो 5 केजी है। क्या हो रहा है, यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है। मतलब u कितना 6 मीटर पर सेकंड, v कितना 8 मीटर पर सेकंड। बताइए बल ना निकलेगा? बल निकलेगा हो, कैसे निकलेगा? आंसर बताइएगा नीचे कमेंट करके। फॉर्मूला बता दिए हैं, डाटा बता दिए हैं, कैलकुलेट करने का काम आपका है। होमवर्क के रूप में रहेगा सर क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका क्या था सर? वो 11 था, हाँ ठीक है। 12 कहा जा रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए ना होगा सॉल्व। आप कहेंगे गुरुजी P इक्वल टू एम भी, अब ये ना बताए हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा गुरुजी संवेग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण है, तो आप क्या कहेंगे m इंटू ए, मतलब बल के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे द्रव्यमान और बल है तो सर गुणनफल कहा जा रहा है, तो द्रव्यमान और बल का गुणनफल का कहीं पे बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और वेग तो संवेग हो गया, द्रव्यमान और जड़त्व। तो मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जड़त्व और द्रव्यमान का एक गहरा संबंध है कि किसी भी वस्तु के जड़त्व का जो संख्यात्मक मान होता है वो उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। मतलब ये हुआ कि जो वस्तु जितना ज्यादा भारी होगा, जिसमें जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो सर उसका जड़त्व क्या होगा? कम होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी? मेरे मित्र यहाँ पे आपको रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे आपको रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना होगा। ध्यान में रखिएगा कि रिकॉइल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला माइनस एम भी बटा एम होता है। छोटा वाला m गोली का द्रव्यमान है, छोटा वाला v गोली का वेग है, बड़ा वाला m बंदूक का द्रव्यमान। आपके क्वेश्चन में 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। मतलब क्या हुआ कि आपके क्वेश्चन में गोली का द्रव्यमान कितना है? तो गुरुजी 0.01 केजी। अब बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। मतलब क्या कि जो हमारा कैपिटल एम है वो कितना है गुरुजी? 5.0। गोली की प्रारंभिक चाल, तो गुरुजी गोली का चाल 250 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो सर यहाँ से भी पॉइंट तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अंक ज्यादा है, तो यहाँ पे हम एगो जीरो डाल देंगे। ये जीरो एकरा साथ कैंसिल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? -25 से कम 25 बटा क्या हो जाएगा सर? 50। 25 से कम 25 दूना 50, -1/2, इसको -0.50 मीटर पर सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। देख लीजिए ना कि किस ऑप्शन में है। आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो रिक्वाइल्ड वेलोसिटी का अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, प्रतिक्षेप वेग या प्रतिघाती वेग का ये फॉर्मूला याद है, तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो।
क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पिंड के वेग को समरूप वेग कब कहा जाएगा। समरूप वेग का मतलब हुआ एक जैसा वेग। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो हमारा वेग है वो क्या है। आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो सदिश राशि है। क्या है ये सदिश राशि है। एंड जो आपका वेलोसिटी होता है, जो आपका वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करेगा जब सदिश राशि है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है कि ये दिशा पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, दिशा पे भी डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से ये क्या हो रहा है तो सर साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का दिशा अलग अलग है ना, दोनों का दिशा अलग अलग है, तो ये समरूप होगा। आप कहेंगे नहीं डायरेक्शन सर अलग अलग है। मतलब ये हुआ कि अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो या तो दिशा में परिवर्तन होगा या वेग के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, जब दिशा और परिमाण दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में कि वेग का सिर्फ मान नियत रहे, आप कहेंगे संभव नहीं है, दिशा बदलेगा तो वेग भी बदल जाएगा। वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, आप कहेंगे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर दिशा बदलेंगे तो सर मैग्नीट्यूड की बात तो कहीं ना कहीं करेंगे और मैग्नीट्यूड दिशा अपोजिट होगा तो प्लस माइनस साइन आएगा। आपके तीसरे ऑप्शन में है कि वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। बिल्कुल सही है कि कोई भी वस्तु का वेग हम लोग समरूप कहेंगे कब, जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो सर, नियत हो, कांस्टेंट हो। अगर किसी भी वस्तु का वेग का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है मतलब वो वस्तु समरूप वेग से चल रहा है। अगर किसी वस्तु का डायरेक्शन, किसी वस्तु के वेग का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में से कोई एक बदल रहा है मतलब वस्तु जो है वो असमरूप वेग से गति कर रहा है। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, 2mv, 0mv और -mv। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई दीवार है और ये आपका m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है जो कि v वेग से इस दीवार से टकराता है। सर जब ये v वेग से टकरा रहा होगा तो सर इसका संवेग क्या रहा होगा, जब ये टकराया होगा। सर जब ये टकराया होगा तब के संवेग को हम p1 मान लेते हैं, तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी mv हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा, संवेग होगा। फिर कहा जा रहा है कि जब वह दीवार से टकराता है तो उसी चाल से वापस आता है। ए भाई वाह, दीवार से टकराता है तो उसी चाल से वापस आता है मतलब v वेग से वापस आता है, तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ होगा, आप कहेंगे नहीं। का है तो वस्तु तो सेम में ना है, तो यहाँ पे ये हमारा वस्तु का मास भी क्या होगा सर m में रहेगा, लेकिन दीवार से टकराने के बाद इसका जो वेग का डायरेक्शन होगा वो तो चेंज हो जाएगा। गुरुजी इसको हम मान लेते हैं दूसरा संवेग। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि डेल p किसको बताता है, संवेग में परिवर्तन को बताता है। क्या होगा, p2 माइनस p1 होगा। मेरे मित्र p2 कितना है, गुरुजी मास वह है, वेग वह है, मैग्नीट्यूड बदल गया है, कैसे, डायरेक्शन के वजह से, ये हो जाएगा -mv। तो लीजिए ना डेल p के जगह हम p2 के जगह क्या रख देते हैं, -mv। अब माइनस p1 कितना है तो गुरुजी mv, तो लीजिए ना mv रख देते हैं, -mv आप कहेंगे -2mv। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड का संवेग में परिवर्तन है, तो सर संवेग में परिवर्तन कितना का है, 2mv का, कितना का, 2mv का। और ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि संवेग में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कहा जा रहा है एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोट खराब हो गई है। ओ भाई मोटर होगा, मोटर खराब हो गई है, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है, किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। दूसरा है कि उसे इकट्ठा की हुई मछली को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। और फिर तीसरा है उसे नाव पर लेट जाना चाहिए। और चौथा है उसे इकट्ठा की हुई मछली को किनारे की ओर फेंकना आरंभ कर देना। क्या होगा इसका आंसर।
मेरे मित्र, मैंने अभी जस्ट आपको न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ूंगा। सही आंसर क्या होगा आप लोग सोच करके नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा तो अगले वीडियो सेशन में आपको ये क्वेश्चन बताया जाएगा। लेकिन थोड़ा देर आप भी सोचिए कि यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि दिए हुए काल वेग यानी कि समय वेग ग्राफ में मंदन का मान क्या है। ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। मेरे मित्र, ग्राफ आप सभी देख रहे होंगे। यहां पे जो वस्तु है वो 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रही है सर, चल रही थी। आपको क्या निकालना है, मंदन का है। तो सर ये 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही थी, लेकिन सर 10 सेकेंड के अंदर इसकी वेग क्या हो गई, तो सर 0 हो गई। क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि इसका जो रेखा था वो अप नहीं हुआ है, क्या हुआ है सर जी, डाउन हुआ है, यानी कि ये नीचे की ओर आया है। ये क्या दिखा रहा है, वेग में कमी को दर्शा रहा है। ऊपर जाता तो वेग में वृद्धि को दर्शाता। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि ये कैसे निकलेगा। चला जी, मंदन निकालना है। अब मंदन क्या होता है, तो सर जी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ध्यान से देखिए ना कि ग्राफ के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान था। अब कुछ कारण हुआ होगा जिस वजह से इसका जो वेग है वो क्या हो जाता है सर, 10 सेकंड में 0 हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, आप कहिएगा गुरुजी जब 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो यू तो हमारा 50 मीटर पर सेकंड ना होगा। अंतिम वेग गुरुजी 0 हो जा रहा है। कितना देर में, तो सर 10 सेकंड में। कहा कि 0 यहां पे आ रहा है सर, तो चूंकि वेग समय ग्राफ में आपका जो समय होता है वो एक्स एक्सिस पे और वेग आपका वाई एक्सिस पे होता है, तो सर ये समय अंतराल को बता रहा है। तो समय कितना है, तो सर 0 से 10 यानी कि 10 सेकंड। भाई मेरे, आप सबों को तो मैंने कई बार बताया है a इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी होता है। भी आपका कितना 0 माइनस 50 बटा टी कितना है 10, ये माइनस 50 बटा क्या हो जाएगा 10, 10 पचे 50 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, 2 गुना, आधा, 3 गुना, 1/4। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा। मेरे मित्र, आपसे कहा जा रहा है कि गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तो लगने वाला समय क्या होगा। आपको यह समझना होगा कि अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। यानी कि किसी भी वस्तु की जो गति होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब हम s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/t लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चला जी, अगर t बढ़ेगा, अगर t बढ़ेगा तो s क्या होगा, आप कहेंगे घटेगा। और अगर t घटेगा तो s क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी s बढ़ेगा। s क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा। भाई मेरे, अगर किसी गतिमान पिंड की जो गति है वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मान लीजिए कि s स्पीड से चल रहा है और वो क्या हो जाएगा, तो सर 2s हो जाएगा। तो गति क्या होगा, आप कहेंगे सर जब स्पीड दोगुना होगा जाहिर सी बात है कि जो हमारा दूरी लगने वाला समय होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा। भाई मेरे ध्यान से समझना कि मान लो कि ये आपका 50 मीटर का डिस्टेंस है जिसको आप 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो नॉर्मल वे में। तो आपको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, आप कहिएगा गुरुजी 50 मीटर है, आप 25 मीटर से चल रहे हैं तो हमको 2 सेकंड का टाइम लगेगा। अब हम आपको ये कहें कि आप अपने गति को दोगुना कर लो, गति को दोगुना कर लो, तो आप कहेंगे सर गति जब दोगुना होगा तो समय तो हमारा आधा ना हो जाएगा। काहे, तो गति तो हम 50 मीटर पर सेकेंड से आएंगे, मतलब 1 सेकेंड में हमको 50 मीटर जाना है और हमारा डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। तो जब गति दोगुना हुआ तो समय क्या हो गया, आधा।
मतलब साफ है कि जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, तो आप कहेंगे आधा। और आप सभी याद रखेंगे कि जो स्पीड होती है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि टाइम बढ़ेगा मतलब स्पीड घट रहा है, और टाइम घटेगा मतलब स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वजन और द्रव्यमान है, तो सर वजन का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी, तो सर ऑप्शन नहीं होगा हमारा ये। वजन और संवेग है, वजन का एसआई यूनिट न्यूटन, संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी नहीं होगा। वजन और त्वरण, वजन न्यूटन, त्वरण क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वजन और बल, गुरुजी वजन भी न्यूटन और बल भी न्यूटन, तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। घनत्व, तापमान, द्रव्यमान, आयतन। मेरे मित्र इसी सेशन में मैंने आपको बताया है। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे मित्र फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से संबंधित आपके 2018 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका कुछ इसी टाइप के था। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।